नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं झारखंड के पहले चरण के मतदान जो कि अभी चल रहा है। और खबर ये आ रही है कि ग्रामीण इलाकों में मतदान का जो प्रतिशत है वो ज़्यादा है मुकाबले चाहे वो जमशेदपुर जैसे शहरों की सीटें ही क्यों ना हो, वहाँ पे मतदान का जो प्रतिशत है वो अब तक कम आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में जहाँ झारखंड में पहले चरण का मतदान है, तो इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सी पार्टी जो है वो इसमें आगे है, या कहें तो गठबंधन की भी हम बात कर सकते हैं। तो जिन सीटों के ऊपर अभी चुनाव चल रहा है वो 15 जिलों की 43 सीटों के ऊपर है। और ऐसी स्थिति में उन सभी सीटें जो है वो इसमें आ जाती है जहां पे आदिवासी क्षेत्र आते हैं। और 2019 की अगर हम बात करते हैं तो 2019 में यहां पर यूपीए, क्योंकि इंडिया गठबंधन तो बाद में बना, तो उसकी जीत हुई थी। क्योंकि लगभग जो है अगर हम देखें तो मतदान का सीटों के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो चाहे जिस हिसाब से 2 चरणों में बांटा गया है, जो 20 नवंबर को जो 38 सीटों पे चुनाव होने वाले हैं, वहाँ पे भी जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के गठबंधन को 22 सीटें मिली थी। और अगर इसमें भी अगर हम बात करते हैं तो इसमें मेरे ख्याल से 43 में से 29 सीटों के आसपास जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी को सीटें मिली थी। और 14 के आसपास जो है वो भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि उस वक्त आजसू के साथ गठबंधन नहीं था। तो फिर इस चुनाव में हम बात करने वाले हैं जो कि 28 सीटें आदिवासी क्षेत्रों की आती है। तो क्या आदिवासी क्षेत्रों की जो सीटें हैं उस पे, क्योंकि अब तक का जो है चुनाव का परिणाम हमने देखा है, या हम उस पर गौर करें तो जो 28 सीटें जो आदिवासी बेल्ट की आती है वो सत्ता का रास्ता तय करती है। तो इस बार मुद्दों की अगर हम बात करते हैं तो मुद्दों में अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी इस वक्त झारखंड में, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या कांग्रेस पार्टी हो, उससे कहीं आगे जो है वो जाती हुई दिखाई देती है। अब हम इसको थोड़ा सा जो है वो समझने की कोशिश करें तो इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी, पहले हम कांग्रेस पार्टी की बात करने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी हर बार जो है वो अपने खोटे सिक्के को चलाने की कोशिश करती है, या फिर पिछला जो चुनाव परिणाम होता है उससे सबक लेना नहीं चाहती है। अब यहां पे खोटे सिक्के का मतलब राहुल गांधी नहीं है। अगर आपको लगे कि मैं राहुल गांधी की बात कर रहा हूं, नहीं, मैं बात कर रहा हूं राहुल गांधी जो मुद्दा उठाते हैं उसकी। लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने एक मुद्दा उठाया था कि अगर 400 पार सीटें आएगी तो संविधान को बदल दिया जाएगा, जबकि ये बिल्कुल जो है जिसको हम कहें कि इसका कोई औचित्य नहीं था। लेकिन फिर भी चूंकि इंडिया गठबंधन की सीटें बढ़ के आई और कांग्रेस पार्टी 99 सीटों पर चली गई, तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी को तो यही लगेगा कि ये जो उनका जो नैरेटिव जो तैयार किया था वो काम कर गया। अब हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो या फिर अब झारखंड, तो हरियाणा विधानसभा चुनाव से लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने सबक नहीं लिया। हरियाणा विधानसभा चुनाव में जो संविधान बदलने की जो बात कांग्रेस पार्टी करती थी, राहुल गांधी, वो काम नहीं किया। तो इस बार लग रहा था शायद जो है वो राहुल गांधी कोई नए मुद्दे पे बात करेंगे, लेकिन राहुल गांधी एक्सपोज होने के बाद में भी उसी तर्ज पे। अब एक्सपोज कैसे हुए वो आपने देखा कि जिस लाल किताब को लेकर वो घूमते थे उसके पेज जो थे, पन्ने जो थे, वो बिल्कुल सफेद थे, कुछ लिखा हुआ नहीं था। लेकिन फिर भी उन राहुल गांधी को लगता है कि झारखंड में यही मुद्दा जो है वो हाईवे होने वाला है। तो इसलिए मैंने कहा कि खोटे सिक्के को चलाने की बार बार कोशिश की जा रही है, और यहां पे कांग्रेस पार्टी इसी आधार पे जो है वो बाकी पार्टियों से कमतर या कमजोर नजर आती है। क्योंकि जहां मुद्दों की बात करें तो मुद्दों में भारतीय जनता पार्टी आगे कैसे होगी उसको भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। आदिवासी बेल्ट की अगर हम सीटों की बात करें तो आदिवासी बेल्ट में हेमंत सोरेन, या हम कहें कि शिबू सोरेन, जब आदिवासियों की जमीनें जो थी उन पे कब्जा कर हो गया था दूसरे, और उसके बाद में उसको वापस जो है वो आदिवासियों को दिलाई थी, तो मसीहा से बन गए थे और वहीं से झारखंड मुक्ति मोर्चा का उदय हुआ था। तो आदिवासी लोग जो है वो कोर वोटर थे। लेकिन
इस बार भारतीय जनता पार्टी ने उसमें सेंध लगाने की कोशिश की। और जब मैं ये कह रहा हूं तो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पहला जो फेज है उसमें भारतीय जनता पार्टी के लिए चंपई सोरेन, हेमंत सोरेन जब जेल में गए थे इस्तीफा देकर, तो उसके बाद चंपई सोरेन को कुर्सी दी थी। तो चंपई सोरेन और चंपई सोरेन का जो बेटा है बाबूलाल सोरेन, उन दोनों की सीटों का चुनाव जो है वो इसी में है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से अपने समीकरण साधे हैं। इसके अलावा अर्जुन मुंडा की जो पत्नी है मीरा मुंडा, उनकी भी सीट पे जो है वो मतदान चल रहा है। इसके अलावा रघुबर दास जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनकी बहू जो थी, उसका भी जो है वो इस बार इस चुनाव में जो है वो पूर्णिमा साहू की सीट, उस पर मतदान चल रहा है। तो ऐसे करके, या फिर जैसे मधु कोड़ा की जो पत्नी है गीता कोड़ा, उनकी जो है सीटें इस चुनाव में हैं। तो इससे आपको अंदाजा लगा सकते हैं कि उस आदिवासी बेल्ट में भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके की सेंध लगाई। और फिर हम मुद्दों की बात करते हैं। तो मुद्दों में अगर आप देखोगे तो एक चीज को आपको समझना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने हेमंता बिस्वा शर्मा को इस बार महाराष्ट्र के चुनाव से अब तक जो है वो दूर रखा है। हेमंता बिस्वा शर्मा को पूरा झारखंड में, और दूसरा शिवराज सिंह चौहान, इन दो बड़े नेताओं को, गद्दावर नेताओं को झारखंड में काम करने के लिए जो है वो नियुक्त किया गया है। और उसके बाद में जिस तरीके से उनकी रैलियां करवाई जा रही है, अब झारखंड, चूंकि झारखंड में और आसाम में एक कॉमन समस्या है और वो समस्या है घुसपैठ की। तो इस वक्त झारखंड में जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने घुसपैठ को बड़ी समस्या बना रखा है, और एक जिसको हम कहें कि बड़ा मुद्दा भी बना रखा है। और मुद्दा किस तरीके से कि रोहिंग्या जो मुसलमान है वो भारत आ गए, उन्होंने जो है वो यहाँ पे आदिवासी लड़कियों से शादी की, घर जमाई बन गए, और अब जो है उनके नाम से जमीनें जो है वो हड़प ली जा रही है। तो इसको भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की, लेकिन इसका काउंटर जो है वो कांग्रेस पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा, इन दोनों पार्टियों के द्वारा जो है वो किया नहीं जा रहा है। अब कुछ एक अगर आप लीडर की देखोगे तो वो बात करते हुए नजर भी आते हैं कि पिछले 10 साल से जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो घुसपैठ जो है वो बॉर्डर पार से होता है, तो इसमें बीएसएफ का रोल होता है। तो इसमें समझने वाली बात यह है कि फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी खुलकर ये नहीं क्यों नहीं कहते कि हम रोहिंग्याओं को जो है वो बाहर उठाकर बाहर फेंकेंगे। तो इससे आपको नजर आएगा कि मुस्लिम तुष्टीकरण हो या फिर चाहे वोट बैंक की राजनीति हो, क्योंकि अगर ऐसा करते हैं तो फिर उनका वोट बैंक उनके हाथ से खिसक जाता है। और ये जो है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है कि जिस तरीके से आसाम हो, चाहे झारखंड हो, वेस्ट बंगाल हो, ऐसे राज्य, अरुणाचल प्रदेश, इन राज्यों की जिस तरीके से डेमोग्राफी बार बार जो है वो बदल रही है। और डेमोग्राफी में जब मुस्लिम आबादी जिस कदर बढ़ी है, धर्मांतरण का मुद्दा हो या फिर इस तरीके से घुसपैठ का, तो उससे आपको अंदाजा लगेगा कि हालात जो है वो किस तरीके के हैं। तो ये बड़ा मुद्दा जो है वो झारखंड में भारतीय जनता पार्टी ने बना रखा है, लेकिन इसका काउंटर जो है वो अभी लग रहा है कि ना झारखंड मुक्ति मोर्चा ठीक से कर पा रही है, ना कांग्रेस पार्टी। क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो आपको पता है राहुल गांधी के पीछे चल रही है। राहुल गांधी ने जो संविधान का मुद्दा पकड़ा हुआ है, अपने खोटे सिक्के को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, और उनको लगता है कि शायद इस बार जो है वो खोटा सिक्का उनका चल जाएगा। तो हेमंता बिस्वा शर्मा वो एक अलग मुद्दे पे काम कर रहे हैं, और वो इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की इस रणनीति से मैं सहमत भी हूं कि आसाम और झारखंड की परिस्थितियां जब ऐसी समस्या एक ही जैसी है, तो उसको हेमंता बिस्वा शर्मा से जो है वो ज़्यादा कोई समझ नहीं पाएगा। और जिस तरीके से आप देखोगे कि पिछले, जब से हेमंता बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री बने उसके बाद से आप उनके ट्वीट पे नज़र डालोगे या उनके सरकार की कार्यप्रणाली पे, तो वो रोहिंग्याओं को पकड़ के जो है वो पुलिस को कम सौंप रहे हैं और वापस जो है वो ज़्यादा भेज रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हेमंता बिस्वा शर्मा वो अपना मुद्दा जो है वो बनाने में, या हम कहें कि भारतीय जनता पार्टी को आगे ले जाने में ज़्यादा कारगर साबित हो रहे हैं। और फिर उसके बाद में जिस तरीके से मध्य प्रदेश की रणनीति में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, चाहे वो लाडली बहन योजना हो, चाहे कृषि का हो, और अभी तो जो है वो कृषि मंत्री भी है, तो ऐसी स्थिति में जो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने मैया जो योजना, सम्मान योजना और अब्बू आवास योजना शुरू की है, उसका काउंटर नैरेटिव जो है वो तैयार करने की कोशिश की है। तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो वहां पे इस तरीके से काम कर रही है। अब बात आती है इसके अलावा
तो इसके अलावा जहां आदिवासियों की बात करते हैं तो कई बार आपको जो है वो फुटेज देखने को मिलेंगे, क्योंकि मुझे लगता है 10 से 20% जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा का कोर वोटर है, जिसको कोई बदल नहीं सकता। लेकिन हालात जो है वो नैरेटिव से चलते हैं। तो इस बार अगर हम उसके अलावा अगर हम छोड़ देते हैं तो मैं ऐसी बहुत सारी सीटों की भी बात कर सकता हूं जहां पे जो हिंदू एमएलए जीत कर आए थे, आज वो जो है वो चुनाव भी नहीं लड़ रहे हैं। और हेमंता बिस्वा शर्मा ने तो अपने इंटरव्यू में भी कहा है कि 70% हिंदू आबादी और 30% मुस्लिम आबादी का जो एमएलए था, पिछली बार का सिटिंग एमएलए, उसने आकर ये बोल दिया कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते। क्यों नहीं लड़ना चाहते? क्योंकि अब वहां पे जो है वो डेमोग्राफी चेंज हो गई है। 70% मुस्लिम आबादी है और 30% जो है वो हिंदू आबादी है। तो ऐसी स्थिति में उनका जीतना जो है वो बहुत मुश्किल है। तो ये इस बार जो है वो झारखंड के प्रमुख मुद्दों में से दूसरा, जिस तरीके से हेमंत सोरेन जो है वो सिंपैथी वोटर्स को टटोल रहे हैं। और क्यों टटोल रहे हैं? क्योंकि ईडी ने उनको जो है वो अरेस्ट कर लिया था और उसके बाद में उनकी जमानत हो गई थी। तो लगातार जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक परसेप्शन तैयार किया कि वो विपक्ष की पार्टी के नेताओं को जो है वो अरेस्ट करके और जेल में डालने का काम कर रही है, सरकारों को तोड़ने का काम कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी ने इसके उलट अगर हम देखें तो इसका काउंटर करने के लिए लगातार जो है वो इस वक्त चुनाव होने के बावजूद जो है वो ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। और इस बार उनके जो पीए हैं, जो सलाहकार है, उनके नौकर के घर से जिस तरीके से जो है वो नोटों के बंडल मिले, ईडी के जो है वो रेड पड़ी, तो लगभग जो है वो ईडी की रेड, और इसमें जो है वो भारतीय जनता पार्टी सीधे तौर पे अगर हम देखें तो ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि भ्रष्टाचार की लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी जो है वो उसी तरीके से लड़ाई लड़ रही है जिस तरीके से वो पहले लड़ रही थी, फिर चाहे चुनाव ही क्यों ना हो। तो ये जो है, या हम कहें कि मतदाताओं को ये लगातार याद दिलाई जा रही है कि हेमंत सोरेन जो है वो किस तरीके से भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। तो ये इसका काउंटर जो है वो नजर आता है। बाकी जिस तरीके से जो बागी थे उनको जो हम बात करें भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के मुकाबले महाराष्ट्र में भी आपने देखा कांग्रेस पार्टी के 28 से ज़्यादा जो है वो बागी है जिनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है, और झारखंड में भी वही स्थिति बनी हुई है। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं जो है वो अपने बागियों को मनाने में कामयाब भी हुई है। और दूसरा, जो बड़े जो चेहरे थे आदिवासियों के, उन चेहरों को अपनी पार्टी में शामिल भी करवाया है, और इसका जो है वो सारी जिम्मेवारी हेमंता बिस्वा शर्मा को दी गई थी। तो हेमंता बिस्वा शर्मा ने अपनी जो है वो जिम्मेवारी बखूबी निभाई है। तो ये कुछ ऐसे मुद्दे थे जिन मुद्दों के आधार पे हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी फिलहाल, चुनाव परिणाम जो है वो 23 नवंबर को आएगा, और एक बार वोटिंग होने के बाद में हमें पता चलेगा कि इसके जो है वो, जिसको सर्वे रिपोर्ट या धरातल से किस तरीके की सर्वे रिपोर्ट आती है, हम उसका आकलन जरूर करेंगे। लेकिन ये जो वीडियो है ये सिर्फ और सिर्फ मुद्दों की बात है। तो मुद्दों पे अगर हम देखें तो जिस तरीके से, क्योंकि महाराष्ट्र में तो अभी हम किसी मुद्दे की बात कर ही नहीं रहे, तो झारखंड में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव से सबक लिया, और उस सबक को लेते हुए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति बनाई है, उस रणनीति में भारतीय जनता पार्टी इन दोनों ही पार्टियों से बहुत आगे दिखाई देती है। जबकि कांग्रेस पार्टी हरियाणा विधानसभा चुनाव परिणाम में झटका लगने के बावजूद जो है उसमें कोई सुधार की गुंजाइश अभी तक तो नजर आ नहीं रही है। बस वही एक घिसी-पिटी जो उनकी अभी चल रही है कि राहुल गांधी ने जो बोल दिया वही कांग्रेस पार्टी जो है वो उसी आधार पे चलेगी, और उसी आधार को जो है वो एक मुद्दा बनाया हुआ है। जबकि आदिवासी समुदाय के जिस क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, तो वहां पे संविधान का ना मुद्दा जो है वो काम कर पाएगा, ये जो है वो अभी नजर कम ही आ रहा है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा ये वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।